परावर्तन रिफ्लेक्शन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी विवर्तन। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आपको पता है जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र यानी सी और फोकस एफ के बीच में। ओके, तो आंसर इसका होगा बी। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। आवर्धन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं मोटरसाइकिल के जो कांच लगे होते हैं और उसमें पीछे के वाहनों की साइज कम दिखाई देती है और कांच को रियर मिरर बोलते हैं। इस कारण जब इनका आवर्धन निकाला जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। आंसर होगा ए, 1 से कम। निम्न में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड मिरर, रियर व्यू मिरर, टेस्ट का मिरर, वाहनों की हेडलाइट में। तो इसमें रियर व्यू मिरर आएगा। उत्तल दर्पण वही यूज होता है गाड़ियों की पीछे की देखने के लिए। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक चिन्ह है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होना चाहिए। आवर्धन का मान ऋणात्मक चिन्ह है यानी इरेक्ट होगा, ये इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा बना है प्रतिबिंब होना चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन ए। आंसर 5 पे क्वेश्चन का आंसर होगा ए, रियर एंड इन्वर्टेड। रियल वास्तविक एंड उल्टा। प्रतिबिंब आभासी और सीधा है यदि आभासी होना चाहिए और सीधा। आभासी और सीधा ए ऑप्शन है। एम ऋणात्मक है, बी एम धनात्मक और बी ऋणात्मक एंड धनात्मक, सी एम ऋणात्मक और बी धनात्मक, डी नन ऑफ दीज। ओके, तो इसका आंसर आएगा एम धनात्मक और बी ऋणात्मक धनात्मक। ओके, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है, प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे और छोटा, बी फोकस व वक्रता केंद्र के बीच और बड़ा, सी फोकस और ध्रुव के बीच में और छोटा, डी दर्पण के पीछे और बड़ा। तो अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा।
आभासी बनेगा यानी बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी वस्तु को एफ और सी के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? ए सी पर, बी एफ पर, सी व एफ के बीच में, डी सी के परे। आपको पता है जब वस्तु को वक्र केंद्र पर रखा जाता है यानी सी पर रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है? सी पर ही बनती है। अब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? वक्र केंद्र के परे, बियॉन्ड वक्र केंद्र, ठीक है, बियॉन्ड सी, यानी ऑप्शन नंबर डी। जब क्वेश्चन नंबर 9, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्र केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए एफ पर, बी सी व एफ के बीच, सी पर, डी अनंत पर। तो अभी बताया गया है पिछले वाले क्वेश्चन में, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इमेज भी कहाँ बनती है? वक्रता केंद्र पर। तो आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के परे रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। एफ पर, सी व एफ के बीच में, सी पर, डी अनंत पर। वक्र केंद्र के इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्र केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। कहाँ बनेगा? वक्र केंद्र और फोकस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो इसका पथ क्या होता है? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर होती है, समांतर, मुख्य समांतर, तो फोकस से निकलती है। पर ये अवतल दर्पण ना होकर उत्तल दर्पण है तो यह आभासी होगी। तो इसका आंसर है यह परावर्तन के बाद फोकस से विचलित होती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी 11 क्वेश्चन का आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने के बाद प्रकाश किरण का मार्ग क्या होगा? अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से कितने दूरी पर स्थित होगा? तो फोकस वक्रता केंद्र का हाफ होता है तो वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा? जस्ट फोकस का डबल हो जाएगा यानी 2f हो जाएगा। 2 × 16 एंड 32। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के नीचे। तो आप मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के नीचे तो नेगलेक्ट कर सकते हो। उत्तल दर्पण है, ठीक है।
मुख्य फोकस स्थित होता है दर्पण के पीछे। कहाँ होगा? दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण के मुंह के अक्ष से समांतर आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको कहते हैं फोकस, द्वारक, ध्रुव, मुख्य अक्ष। जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो किससे होकर निकलती है? फोकस से। तो इसका आंसर क्या होगा? फोकस। इसे फोकस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। किस दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण को, क्योंकि ये इमेज को बड़ा भी करता है। एक वक्र दर्पण जिसके परावर्तन सदा अंदर की ओर वक्र होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परावर्तक सदा अंदर की हो तो उसका अवतल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी A 3, B 1.5 m, C 4 m, D 0.75 m। और तो किसी भी आदमी को अपना दर्पण में अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हाइट का हाफ दर्पण की जरूरत होती है। ठीक है, तो आदमी की हाइट कितनी है? 1.5। इसका हाफ कितना है? हो जाएगा 0.75 मीटर। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? डी। इसका आंसर क्या आएगा? डी। यदि कोई वस्तु 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होगी? इसमें क्या होता है, जो भी समतल दर्पण जिस भी एंगल पर रखे होते हैं उसमें उसका 360 में डिवाइड करेंगे। यदि सम आता है, डिवाइड करने के बाद में यदि सम आता है उनमें से एक माइनस कर देते हैं। यदि विषम आता है तो इसमें से माइनस नहीं किया जाता है। ओके, तो 360/72 होगा तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम जाएगा ये। तो कुल प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। सपोज को लो यहाँ पे 6 होता, सपोज को लो यहाँ 60 होता तो इसका आंसर तब भी 5 आता। 360/60 करते हैं तो 6 टाइम जाएगा। तो सम आने पर 1 माइनस होगा। क्या होगा? सम आने पर 1 माइनस होगा तो प्रतिबिंब संख्या तब भी कितनी होती है? 5। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो उसके में परिवर्तन आता है। जब कोई वस्तु दर्पण में से उसके आयाम में परिवर्तन आएगा, एक में परिवर्तन आएगा, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा या डी आवर्ती में परिवर्तन, तो इसके आयाम में परिवर्तन होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये रिफ्लेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।